काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है यारो, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जी हाँ साथियों, जीवन में दुख, तकलीफ़ें, मुसीबतें और परेशानियों की परिस्थितियाँ तो आती रहती है। इससे डरकर या हार कर भागने की जगह आपको अपना हौसला बनाए रखना चाहिए और आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि संविदा शिक्षक वर्ग 2 का पुनः आप लोगों के पास में एक बहुत बड़ी एक जागीर आने वाली साथियों, अर्थात हम कह सकते हैं कि इससे आप अपनी जो भविष्य है, अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बस आपको सही समय देते हुए आपका पूरा एनर्जी अब लगाना है संविदा शिक्षक वर्ग 2 में, जिससे कि आप क्वालिफाई हो पाओ। और ये फिक्स है साथियों कि यदि आप निरंतर प्रयास करते हैं सो क्वालिफाई तो आप होंगे ही, है ना। सो इससे आप निश्चित रहिए, बस आप निरंतर प्रयास करते रहिए। मैं यही शुभकामनाओं के साथ में मैं आप लोगों का सभी का मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। और आज इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को मैं कुछ एक पेपर जो सॉल्व कराने वाला हूं साथियों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को संविदा शिक्षक वर्ग 2 में पूछे जाएंगे, है ना। सो हम क्वेश्चनों को देखने वाले कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और क्वेश्चनों का क्या लेवल रहने वाला है, यहाँ पे हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। और यदि आप ये सीरीज को अगर कंटिन्यू देखते साथियों, क्योंकि ये जो सीरीज़ है आप लोगों के लिए है, और ये सीरीज़ जो है मैं काफ़ी लंबा लेके चलने वाला हूँ। और इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको इतना सारा डाटा मिलेगा साथियों, जो कि बहुत ही ज़्यादा, अगर आप पेन कॉपी लेके बैठते हो तो आप नोट करते हुए चलिए, जिससे कि आपको यहाँ से बहुत सारा डाटा मिलने वाला है और आपका बेनिफिट यहाँ पे बहुत ही होने वाला है साथियों। मैं तो इतना दावे के साथ में कहता हूँ साथियों कि यदि आपके पास में कोई ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, फिर भी यदि आप कंटिन्यू इन क्लासेस को देखते हैं, या फिर ये जो सीरीज मैंने चलाने का यहाँ पे प्रयास किया है, ये अगर आप देखते हैं तो आप क्वालिफाई के बहुत ही नज़दीक अर्थात क्वालिफाई हो पाओगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और हम यहाँ पे सतत प्रयास कर रहे हैं। और आपको पता है कि संविदा शिक्षक वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम डेट है काफ़ी नज़दीक आ चुका है ना। सो डेट को भी मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ, है ना। 25/4/2000 जो 22 है, सॉरी जो 25/4/2023 का यहाँ पे डेट दिया गया था, है ना, एग्ज़ाम डेट, जो कि काफ़ी करीब आ चुका है। पर यहाँ पे अभी जो है एडमिट कार्ड अपलोड नहीं हुआ है, बस इससे भी आपको यहाँ पे चिंतित नहीं होना है, ठीक है। बस अपना जो तैयारी है उसे निरंतर जारी रखना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्वेश्चनों की ओर चलता हूँ साथियों, और क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जो कि हिंदी के क्वेश्चन आपको इस प्रकार से गद्यांश एवं पद्यांश देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्या, यहाँ पे निर्देश दिया गया है और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को यानी कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का आपको यहाँ पे उत्तर देना है। सो सबसे पहले आपको क्या करना साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन हिंदी में देखने को ही मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पढ़ लेना है ना। गद्यांश को सबसे पहले पढ़ना है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रामचंद्र शुक्ल के निबंध में पंडित जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती में छापने, यानी कि सरस्वती में छपने लगे हैं। उन्होंने निबंध में प्रस्तुत सूत्रों को, यानी कि सूत्रों की उपमा पत्ते की नसों से दी है, तथा यह परस्पर गूंथी जाने वाली, यानी कि परस्पर कैसे होती है, गूंथी होती है। तथा शुक्ला जी के अधिकांश प्रसिद्ध निबंध जो है मनोविकार पर है। कैसे मनोविकार पर है, और उन्होंने भारतेंदु प्रेमघन एम फैड्रिक और पिकाट पर भी लिखा है। लेकिन वे या तो व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय देने वाले हैं। यह संस्करण, यह जीवन का फर्क है। निबंध के रूप में, है ना, निबंध के रूप में शुक्ला जी का योगदान मनोविकार संबंधित निबंधों के कारण है। और इन निबंधों का संग्रहण पहले विचार
है ना, पहले विचार वीता के नाम से सन 1930 में प्रकाशित किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद में चिंतामणि, है ना, चिंतामणि नाम से 1939 में परिवर्धित और संशोधित संस्करण प्रकाशित किया गया है। ठीक है, ये गद्यांश पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे अब क्वेश्चनों की ओर बढ़ना है। सो क्वेश्चन ने क्या पूछा है यहाँ पे, अगर आप क्वेश्चन देखते हो, सो क्वेश्चन आपके पास में क्या है, गद्यांश में शुक्ला जी के किस रूप का उल्लेख किया गया है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया साथियों कि गद्यांश में शुक्ला जी के किस रूप का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, इन गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा क्या कि इसमें किसका, यानी कि शुक्ला जी के किस रूप का उल्लेख किया गया है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या, निबंध का। ठीक है, किसका, निबंध का किया गया है, यहाँ पे जिक्र किया गया है और आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, इसी के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है साथियों, जो कि प्रस्तुत गद्यांश में प्रेमचंद शुक्ल ने किसके निबंध के ऊपर में इन्होंने क्या अपना योगदान दिया है। अब यहाँ पे हम देखते साथियों रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। यदि हम यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहे हैं, तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कुछ रचनाएं हैं, है ना, शुक्ला जी के द्वारा जो रचनाएं हैं उनको भी आपको नोट करते हुए चलना है। काव्य में प्रकृति का दृश्य, है ना, क्या है, पहला है इसका, काव्य में प्रकृति का क्या है, दृश्य पहला है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला आपको नोट करते हुए चलना है, क्या पहली रचना है। उसके बाद में रसात्मक बोध, है ना, क्या है, रसात्मक बोध क्या है साथी, नेक्स्ट अगला रचना इसकी है रसात्मक बोध हो गया। उसके बाद में काव्य में अभिव्यंजवाद, काव्य में क्या है, अभिव्यंजनवाद, इसको भी नोट करते हुए चलना है। ठीक है, इसी के बाद में चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, कविता क्या है, इन्होंने क्या रचना दिया था, कविता क्या है। इसके बाद में काव्य में रहस्यवाद, क्या दिया था, काव्य में रहस्यवाद। तो ये इनके प्रमुख जो रचनाएं हैं उनको आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया साथियों कि शुक्ला जी के द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनको आपको नोट करते हुए चलना है। कौन कौन सा है, काव्य में प्रकृति का दृश्य, उसके बाद में रसात्मक, काव्य में क्या है, नेक्स्ट अगला क्या है, काव्य में अभिव्यंजनवाद, और उसके बाद में कविता क्या है, और काव्य के रहस्य। ठीक है, इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि सरस्वती के संपादक यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है साथियों, सरस्वती के संपादक, है ना, सरस्वती के संपादक। सो यहाँ गद्यांश को देखने के बाद में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा साथियों कि सरस्वती के संस्थापक कौन है। तो सरस्वती के संस्थापक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना, कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी आपको याद रखना कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं दिए गए हैं, उन रचनाओं के बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। द्विवेदी के द्वारा क्या क्या दिया गया था साथियों, देवी स्तुति, है ना, क्या है, देवी स्तुति है। ठीक है, सॉरी इससे सही कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, देवी स्तुति पहली इनकी रचना है। ठीक है, इसके बाद में नागरी दूसरी रचना है और तीसरी रचना है साथियों इसका काव्य मंजूषा। ठीक है, काव्य मंजूषा और सुमन। इसके बाद में नेक्स्ट अगला इसकी रचना साथियों द्विवेदी काव्यमाला,
काव्य माला क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इनको भी आपको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। और यहीं पे अगर बात कर सकती हूँ यहाँ पे जो इनके द्वारा क्या किया जाता है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन इंडियन प्रेस द्वारा सन 1909 में शुरू किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में इस पत्रिका के प्रकाशन की शुरुआत जो है इलाहाबाद से हुई थी और श्याम सुंदर दास इनके प्रमुख संस्थापक भी रहे हैं, है ना। कौन? श्याम सुंदर दास इनके प्रमुख संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके क्या रहे हैं, महावीर प्रसाद इनके क्या रहे हैं, दूसरे संस्थापक रहे हैं, है ना। सो इनके द्वारा यहाँ पे जो है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया था। कब किया गया था सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन? आपको याद रखना है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन यहाँ पे सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब किया था? सन 1900 में किया गया था। कब? 1900 में किया गया था। और इसके दूसरे यानी कि आपको याद रखना है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी दूसरे क्या रहे? संस्थापक रहे हैं, ठीक है। सो संस्थापक रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो सरस्वती पत्रिका के संपादक यानी कि दूसरे संपादक कौन है? सो आपको याद रखना है कौन है? सो आपको याद रखना है कौन? महावीर प्रसाद, अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। और मैं आप सबसे मैं पुनः यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साथियों कि हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही डिटेल से देखना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल से क्वेश्चनों को कर रहे हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, क्या है? चिंतामणि कब प्रकाशित हुआ, है ना। चिंतामणि कब प्रकाशित हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथियों। सो यदि मैं इस गद्यांश को देखने के बाद में मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है साथियों कि चिंतामणि यहाँ पे कब प्रकाशित हुआ? सन 1900 कब हुआ? 1939 में हुआ, है ना। कब? 1939 में हुआ, है ना। 1939 में हुआ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यदि मैं चिंतामणि की बात करूँ साथियों, 1939 में किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था, है ना। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था साथियों, इस ग्रंथ की रचना किया गया था, ठीक है। कब? आचार्य शुक्ल के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? आचार्य शुक्ल के द्वारा 1939 में किया गया था। ये फैक्ट भी आपको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। इसी के बाद में इनके प्रमुख 4 भाग अलग अलग है और उनको हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखेंगे। और चिंतामणि के प्रमुख निबंध भी है साथियों, वो भी हम यहाँ पे नेक्स्ट अगले इसमें देखेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात कर सकते हैं मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, कल्याण, लज्जा और ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भाव, क्रोध, इनकी प्रमुख कविताएं हैं और काव्यलोक आदि इनकी प्रमुख पुस्तक भी प्रकाशित हुए हैं। कब? 2002 में। इन्होंने 2002 में कुछ पुस्तक भी प्रकाशित किया है, ठीक है। हम नेक्स्ट अगले इसमें देखेंगे। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके सामने है, क्या है? ये शुक्ला जी क्या है? क्वेश्चन क्या है? शुक्ला जी के अधिकतम निबंध यानी कि अधिकांश जो निबंध है किससे संबंधित है? क्या है? शुक्ला जी के जो अधिकांश निबंध किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है। सो यदि हम यहाँ पे देख सकते हैं शुक्ला जी के बारे में यदि हम यहाँ पे चर्चा करें तो शुक्ला जी अधिकांशतः निबंध इसके किसके हैं? मनोविकार के, है ना। सो यहाँ पे आप देख पाओगे, सो यहाँ पे से आपको आंसर मिलेगा साथियों, क्या? मनोविकार से है। इनकी जो निबंध जो है ना, निबंध अधिकांशतः मनोविकार से हैं, ठीक। किससे है? मनोविकार से है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अनेक विषय का ज्ञान होने पर इन्होंने यानी कि उससे संबंधित इच्छाएं रखने वाले अनेक जो है अनेकता रूप इनके अंदर है और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं अलग अलग दी है। ऐसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो अनुदित प्रमुख रचनाओं के बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सो आचार्य शुक्ल के द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं हैं साथियों जो कि अलग अलग भाषा में है, ठीक है। उनको आपको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। पहला आता है शशांक, है ना। शशांक जो कि बंगाली है ना, कौन से? बंगला भाषा में है, ठीक है। बंगला भाषा में है और इसकी लक्ष्य क्या रही है? हिंदी रही है, ठीक है। इसी के बाद में विश्व प्रपंच, नेक्स्ट अगला रचना क्या है? विश्व प्रपंच इनकी रचना है और यह अंग्रेजी में
अंग्रेजी भाषा में संप्रेषित किया गया था। ठीक है, इसी के बाद में थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है। तो तीसरा पॉइंट आदर्श जीवन क्या है? आदर्श जीवन। आदर्श जीवन जो कि अंग्रेजी भाषा में था। कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी। ये भी आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में था। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला ऐसा तो इसका मैग्नीज का भारतवर्षीय वर्णन है ना, मैग्नीज का भारतवर्षीय वर्णन। मैग्नीज का भारतवर्षीय वर्णन जो कि किसमें? अंग्रेजी में है। ठीक है, किसमें है? अंग्रेजी में है। एक एक पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना साथियों, क्योंकि ये आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, यहीं पे कल्पना कल्पना का आनंद कल्पना का आनंद की रचना किया था इन्होंने, है ना। और इनकी रचना कल्पना का आनंद की रचना कब किया गया था? आनंद, है ना। आनंद जो है अंग्रेजी में किया था, इसको भी, है ना। किस में किया था? अंग्रेजी में किया था। ठीक है, ये पॉइंटों को आपको नोट करते हुए चलना चाहती हूँ। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा होगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया साथी। और यहाँ पे इस बार क्या दिया गया है, नेक्स्ट अगले इसमें आप देख पा होंगे कि यहाँ पे आपको इसको पूरा पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पे इसका जो आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आंसर निकालने का प्रयास करना है। ठीक है, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों कि सच है मनुज बड़ी पापी है ना। सच है मनुज बड़ी पापी है। नर का वध करता है, पर भूलो मत मानव के हित मानव ही मरता है। लोभ द्रोही प्रतिशोध वैर नरता के विघ्न अमित है। तप बलिदान त्याग में संबल भी न किंतु परिमित है। मत सोच दिन रात पाप में मनुज निरंतर होता है, निरत होता है। हाय पाप के बाद वही तो पछताता रोता है। यह क्रंदन यह आश्रु मनुज की आशा बहुत बड़ी है। बतलाता है यह मनुष्यता अब तक नहीं नहीं मनुष्य अब तक मनुष्य क्या है? मनुष्यता अब तक नहीं मरी है। नहीं एक अवलंबन जगत का अंबा पुण्यव्रति की तिमिर व्यू में फंसी किरण भी आशा के धरती की थी। तो इसको आपको एक बार अच्छा से अध्ययन करना होगा साथियों। ठीक है, और इसी के बाद में आप यहाँ पे समझ पाओगे कि जो है ये बोलना क्या चाह रहा है। उपयुक्त अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा साथियों कि उपयुक्त अवतरण में यहाँ पे नरता को कौन कौन से विघ्न माने गए हैं, नरता को कौन कौन से विघ्न माने गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो यदि हम देखें साथियों नरता के जो वैर प्रतिरोध में जो आपको दिखाई देगा द्रोह लोभ विघ्न इत्यादि, है ना। द्रोह लोभ विघ्न इत्यादि, अर्थात हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? सो इसका राइट आंसर होगा साथियों सेकंड, वैर प्रतिशोध द्रोह और लोभ। द्रोह और लोभ नरता के क्या है? नरता के विघ्न माने गए हैं। नरता के विघ्न हम मान सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में यहाँ पे क्या कह सकते हो कि महाकवि रामधर सिंह के द्वारा महाकवि रामदास सिंह दिनकर के द्वारा यहाँ पे इनकी रचना किया गया है, जो कि कुरुक्षेत्र एवं सप्तमी सर्ग के द्वारा किया गया है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों कि उस समय का यहाँ पे दृश्य चित्रित है जिस समय जब विजय के पश्चात युधिष्ठिर सभी बंधु बांधवों की मृत्यु में कैसे होता है? बंधु बांधवों की मृत्यु में विचलित हो जाता है यह राजकाज छोड़कर विचलित हो जाता है और राजकाज छोड़कर वन चले जाएंगे। उस समय पितामह भीष्म उन्हें समझाते हैं। और इसके बाद में प्रस्तुत गद्यांश में आपको देखने को मिलेगा कि गद्यांश पद्यांश में आपको संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ में उर्दू पारसी के प्रचलित से कुछ शब्द भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कुछ जो शब्द है वो आप देख लीजिएगा साथियों। वैर का अर्थ क्या होता है? विरोध होता है। और यहीं पे अगर मत करता साथियों वैर का पर्यायवाची तो शत्रु, है ना। ये इसे भी आपको नोट करते हुए चलना होगा। वैर का अर्थ क्या होता है साथियों? वैर का अर्थ होता है क्या? विरोध। क्या होता है?
विरोध, ठीक है। वैर का अर्थ क्या होता है? विरोध होता है। और यहीं पे यदि मैं पूछूं साथियों इसका पर्यायवाची शब्द, तो शत्रुता, शत्रुता, दुश्मनी, द्वेष, विरोध इत्यादि, ठीक है। ये आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे बात कर साथियों प्रतिशोध की। तो प्रतिशोध का मतलब क्या होता है साथियों? प्रतिकार, है ना। प्रतिशोध का क्या होता है? प्रतिकार, ठीक है। इसे भी आपको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। और इसी के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा साथियों द्रोह। द्रोह का अर्थ क्या होता है? सो द्रोह का अर्थ होता है साथियों, आपको याद रखना है, हिंसा। क्या होता है? द्रोह का अर्थ होता है हिंसा। और यहीं पे लोभ का अर्थ होता है, लोभ का अर्थ होता है लालच, है ना। लोभ का अर्थ क्या होता है? लालच, ठीक है। लालच, ये आपको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा क्या कि उपयुक्त वातावरण में सॉरी उपयुक्त अवतरण में यह क्या पूछा गया? उपयुक्त अवतरण में यह क्रंदन, यह आंसू, पंक्ति में किस प्रकार के आंसू की बात कही गई है? इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा क्या? पश्चाताप के आंसू, है ना। क्या होगा? पश्चाताप के आंसू। तो इसका राइट आंसर क्या बताया था साथियों मैंने आपको? इसका राइट आंसर लगाना है, याद रखना है क्या? पश्चाताप, पश्चाताप के आंसू। किसके? पश्चाताप के आंसू, ठीक। पश्चाताप के आंसू, ठीक है। इसी के बाद में यहाँ पे मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना चाहता हूँ, दिनकर जी की कुछ कुरुक्षेत्र कविताओं में करुणा और वीर रस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और करुणा और वीर रस का यहाँ पे आपको जिक्र देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है क्या है? उक्त वातावरण में सॉरी उक्त अवतरण में मानव हित, मानव ही मरता है का यहाँ पे भावार्थ बताना है। मानव के हित मानव ही मरता है का यहाँ पे भावार्थ आपको बताना है, ठीक है। इसका भावार्थ आपको बताना है, ठीक है। सो इसको अगर आपने इस यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आपने अगर अच्छा से गौर से अगर आपसे ध्यान से पढ़ा होगा साथियों, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा साथियों क्या कि मानव ही मानव से काम आता है, सॉरी मानव ही मानव के काम आता है, इसका भावार्थ होगा, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या है? मानव ही मानव यानी कि मरता है। मानव के मानव हित ही सॉरी मानव ही मरता है का भावार्थ यहाँ पे पूछा गया है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा मानव ही मानव के काम आता है, ठीक है। इसी का इससे आपको क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा सा आसान तभी हो पाएगा साथियों जब आप इन ये जो दिया हुआ है जो भी गद्यांश हो या पद्यांश हो जो दिया होगा उसका आपको थोड़ा सा अर्थ निकालते आना चाहिए। और ये आपको प्रैक्टिस करने पे ही आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर साथियों अलग अलग तत्सम या तद्भव हो या तद्भव शब्द या देशज शब्द या विदेशज कुछ शब्दों का यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है ऐसे शब्द अब हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आपको एक फैक्ट मैं आप लोगों को देते हुए चल रहा हूँ, उनको भी आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। क्या अगर मैं बोलूँ आपसे कि तत्सम शब्द क्या होता है ना? तत्सम शब्द क्या होता है साथियों? ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी पर्यायवाची के संस्कृत से हिंदी में हम क्या कहते हैं? बिना पर्यायवाची शब्द से बिना पर्यायवाची शब्द से, है ना, बिना पर्यायवाची शब्द से संस्कृत से, है ना, संस्कृत से क्या करते हैं? संस्कृत से परिवर्तित करके संस्कृत से परिवर्तित करके किसमें? हिंदी में करते हैं। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साथियों संस्कृत से परिवर्तित करके सॉरी करने से हिंदी में शामिल कर लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ साथियों अर्ध तत्सम की, ठीक है, अर्ध तत्सम की। सो अर्ध तत्सम आपको याद रखना है। अर्ध तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत से थोड़े परिवर्तित होकर हिंदी में आ जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा साथियों
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा क्या कि यहाँ पे पूछा गया है क्या पूछा गया है, उक्त अवतरण में तिमिर व्यू में फंसी किरण भी है ना, इसका आपको पंक्ति का भावार्थ आपको बताना है। ठीक है, तो इसका भावार्थ की अगर मत कर सकती हूँ, इसका भावार्थ क्या है, पश्चाताप और हताश से घिरे मन में नव जीवन की आशा का संचार है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, ये आपको नोट करते हुए चलना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, पश्चाताप और हमारा यानी कि सॉरी पश्चाताप और हताश से घिरे मन में नवजीवन की आशा का संचार है। ठीक है, इसे आपको नोट करते हुए चलना होगा। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने है क्वेश्चन यहाँ पे जो है इंग्लिश के जो क्वेश्चन है साथियों, 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के पूछे जा रहे हैं। इन 5 क्वेश्चनों को आप के लिए मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, जो कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में इनको हल कर लेना है। ठीक है, सो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है साथी, 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं सामान्य ज्ञान की ओर। ठीक है, सो सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे सामान्य ज्ञान के जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि चेचक का टीकाकरण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, चेचक टीके का जो यानी कि इसका क्या पूछा है आपसे, चेचक टीके के बारे में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो इसका अगर चेचक टीके का आविष्कारक कौन है, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, सो आपके पास में ऑप्शन है सर फ्रेडरिक ग्राट बेंटिंग, उसके बाद में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और लुइस पास्चर और एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको बताना चाहते हो। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, एडवर्ड जेनर के द्वारा ही किया गया है, यानी कि चेचक टीके का आविष्कार कब 1996 में, सॉरी 1796 में किया गया था साथियों, है ना। कब किया गया था, 1796 में चेचक टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या होता है साथियों, हल्का बुखार, इस बीमारी में क्या होता है, हल्का बुखार एवं शरीर के पित्त का जो प्रस्फुटन इसमें शामिल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा साथियों, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरस्को की राजधानी यहाँ पे पूछ लिया गया है। ठीक है, जो कि मोरस्को की राजधानी क्या है साथियों, अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्पीड से लेके चलते हैं साथियों। मोरस्को की राजधानी क्या है, रबात है। क्या है, रबात है। ठीक है, रबात है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने है क्वेश्चन, क्या मध्य प्रदेश के किस जिले में 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था साथियों, 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल का जो आयोजन है कहाँ, पन्ना में किया गया था। कहाँ पे, पन्ना में किया गया था, ये आपको याद रखना है, कहाँ पे, पन्ना में किया गया था। ठीक है, 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल का चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ, पन्ना में किया गया था। और कार्यक्रम का जो उद्घाटन कौन सा, उद्घाटन कब, 16 दिसंबर को किया गया था। कब किया गया था, 16 दिसंबर को, है ना, 16 दिसंबर को किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और जिसमें कि पुरुष वर्ग के टीम में स्थित कौन कौन सा थे, पुरुष वर्ग के टीम में गुजरात विजेता रहा और हरियाणा उपविजेता रहा, है ना, और कर्नाटक तृतीय रहा और उत्तर प्रदेश चतुर्थ रहा। इसको भी आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात कर सकते हो महिलाओं की, सो महिला वर्ग के टीम में रहा साथियों, पश्चिम बंगाल विजेता रहा और उसके बाद में राजस्थान जो है उपविजेता रहा और गुजरात तृतीय स्थान पर रहा और तमिलनाडु चतुर्थ स्थान पर रहा। और यहाँ पे इस टीम को यहाँ पे 51,000 रुपये और प्रत्येक को यहाँ पे 3,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको नोट करते हुए चलना होगा। ठीक है, और भारत वॉलीबॉल संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष है साथियों, आपको याद रखना है कौन है वर्तमान अध्यक्ष, अच्युत सामंत, है ना, कौन है, अच्युत
संबंध, ये प्रमुख प्रोफेसर अध्यक्ष है, ठीक है। इसी के बाद में आपको याद रखना है वॉलीबॉल संघ फेडरेशन, वॉलीबॉल संघ फेडरेशन इंडिया यानी वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब किया गया था? वॉलीबॉल संघ की स्थापना किया था साथियों, आपको याद रखना है वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब किया गया था? 1951 में किया गया था, ठीक है। और भारतीय वॉलीबॉल संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? FC अरोड़ा, है ना, FC अरोड़ा रहे हैं, ये भी आपको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो है साथियों धनंजय वर्मा। कौन है? धनंजय वर्मा, ये आपको याद रखना है। कौन है? धनंजय वर्मा को अभी हाल ही में दुष्यंत कुमार सम्मान दिया गया है ना, दुष्यंत सम्मान दिया गया है। और यह दुष्यंत पुरस्कार अलंकरण पुरस्कार है, ठीक है। और यह आपको याद रखना है। उसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों जो कि आपको याद रखना है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से हाल ही में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार को दुष्यंत कुमार सम्मान किससे? धनंजय वर्मा को दिया गया है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 किलोमीटर, है ना। क्वेश्चन क्या है साथियों कि 5 किलोमीटर चलने के बाद में एक लड़का बाएं मुड़ता है। क्या मुड़ता है? बाएं मुड़ता है ना, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह फिर 15 किलोमीटर चला और अंत में किस ओर मुड़ता है साथियों? अंत में वह दक्षिण की ओर सम्मुख खड़ा हुआ है। तो वह 5 किलोमीटर किस दिशा में चला, ये पूछा गया। अर्थात आप समझ सकते हैं कि पहला जो दिशा आपने चलना कहा, वो जो लड़का है किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, ये पूछा गया है इनसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साथियों, वो क्या करता है? 5 किलोमीटर लड़का जो है 5 किलोमीटर चलता है। कितना? 5 किलोमीटर चलता है। सो हम यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं, लड़का 5 किलोमीटर चला, ठीक है। कितना? 5 किलोमीटर चला। उसके बाद में वो क्या बोल रहा है? लड़का 5 किलोमीटर चलता है और उसके बाद में क्या बोला? 5 किलोमीटर चलता है और 5 किलोमीटर चलने के बाद में एक लड़का किस ओर मुड़ता है? बाएं मुड़ जाता है ना। सो बाया किस ओर मुड़ता है साथियों? बाया मुड़कर कितना? 6 किलोमीटर चला हुआ। कितना? 6 किलोमीटर चला, ठीक है। 6 किलोमीटर चला ये। उसके बाद में वो क्या बोलता है क्वेश्चन, फिर वह किस ओर मुड़ता है? अब दाया मुड़ा, ठीक है। पुनः दाया मुड़ा, है ना। पुनः दाया मुड़ने के बाद में कितना चलता है? वो 15 किलोमीटर चलता है ना, 15 किलोमीटर चलता है। अब वो क्या बोल रहा है? 15 किलोमीटर चलता है। यदि उसका अंततः दक्षिण दिशा, अच्छा हाँ, इसका जो मुख है साथियों अब दक्षिण दिशा में ही है। तो आप देख पा रहे होंगे इसका जो मुख है, लड़के का जो मुख है किस दक्षिण दिशा की ओर ही आपको दिखाई दे रहा है। सो अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लड़का किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, है ना। सो किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था साथियों? सो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? दक्षिण की ओर से, ठीक है, दक्षिण की ओर से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? दक्षिण की ओर से, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी इजी था साथियों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों जो कि अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों, ठीक है। इसको आपको हल करना है। क्वेश्चन ने क्या पूछा? पी क्यू यानी कि पी क्यू कैसे है? एक विवाहित युग्म है। पी और क्यू विवाहित युग्म है। तो हम सबसे पहले पी और क्यू को बना लेते हैं ना। क्या है? विवाहित युग्म है, ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद में इसने क्या बोला है? वाई एम का पुत्र है। उसने क्या बोला? वाई जो है एम का पुत्र है ना। वाई जो है एम का पुत्र है। उसके बाद में क्या उसने क्या बोला? पी एल की माता है और जेड जो है एन की पत्नी है। उसने क्या बोला? जेड एन की पत्नी है। यहाँ पे आपको अलग अलग नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो वाई है एम का क्या है? पुत्र है। वाई जो है एम का पुत्र है। किसका पुत्र है? एम का पुत्र है। इसको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। वाई जो है एम का पुत्र है। पहले पॉइंट आपको लिखते हैं, वाई किसका पुत्र है? एम का पुत्र है ना। एम का पुत्र है, ठीक है। क्या हुआ है? पुत्र है। तो आप प्लस लगा लीजिए पहले। वाई जो है एम का पुत्र है। इसके बाद में उसने क्या बोला साथियों? वाई एम का पुत्र के बाद में क्या बोला है उसने? ये हो गया वाई एम का पुत्र है और जेड का भाई है। और क्या है? जेड का भाई है। क्या है? जेड का भाई है। तो ये आप जेड बना लीजिए, ठीक है। क्या हो गया? जेड का भाई है। उसके बाद उसने क्या बोला है? जेड का भाई है। यहाँ तक सेंटेंस खत्म हो गया। उसके बाद में पी एल की माता है। जो पी है, पी जो है
किसकी माता है? एल की माता है। सो एल की माता बना लीजिए। ये आपको पता चल गया साथियों, ये माता है और ये इसका पिता है। ठीक है, ये हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद में उसने क्या बोला है, एल जेड का पिता है। एल जो है किसका पिता है? जेड का पिता है। एल जो है जेड का पिता है। ठीक है, सो एल जो है किसका? जेड का पिता है। ये आपको यहाँ पे नोट करते हुए चलना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते साथियों, जेड जो है, एल जो है किसका? जेड का पिता है। सो ये हो गया जेड, है ना? क्या हो गया? जेड, और जेड का पिता कौन है? सो आपको यहाँ पे बताना है जेड का, सॉरी एल जेड का पिता है ना? एल जो है किसका? जेड का पिता है। सो ये हो गया पुत्र और ये हो गया पिता। ठीक है, सो ये पिता हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा साथियों, पी वाई से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों, जेड है, जेड के बाद में जेड का भाई कौन है? तो जेड का भाई आपको नजर आएगा कौन? वाई। ठीक है, जेड का भाई कौन है? वाई है। ठीक है, जेड का भाई वाई है। इसके बाद में इसको यहाँ से ऐड कर लीजिए और इसके बाद में ये क्या है साथियों? एम जो है, एम क्या है? सो एम आपको नजर आएगा साथियों, ये पिता हो गया। सो ये क्या हो जाएगा? ये माता हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? एम माता हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं साथियों। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? पी पी का वाई से किस प्रकार संबंध है? पी का वाई से संबंध पूछा है ना? पी का वाई से संबंध पूछा है। इस पी का किससे पूछा है? वाई से पूछा है ना? इस वाई से पूछा है। इस पी का संबंध किससे पूछा है? वाई से पूछा है। अर्थात हम कह सकते हैं साथियों इसका राइट आंसर क्या हो गया? दादी होगा। क्या इसका राइट आंसर? दादी होगा। ठीक है, सॉरी दादी होगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? दादी। ठीक, इसी के बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको नजर आएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों। बस आपको क्वेश्चनों को समझना होगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आपको एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, यह शिक्षक प्रशिक्षण, यानी कि क्या क्वेश्चन ने क्या पूछा है? यह शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का व्रत आरेख है जिसमें कुल 24 छात्र हैं। कितने टोटल? 24 छात्र हैं। इसमें कितने? 24 छात्र हैं। ठीक है, या ये आपको याद रखना है, कितने? 24 छात्र हैं। और यहाँ पे अलग अलग दिया गया साथियों, शिक्षण के लिए अलग है, सिविल के लिए अलग है, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग है, अंग्रेजी के लिए अलग है, और गणित के लिए अलग है, और सामान्य ज्ञान के लिए अलग है, और यांत्रिक के लिए, सबके लिए अलग अलग दिया गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? अनुपात निकालना है। ठीक है, और अनुपात भी क्या पूछा गया उसने? अंकगणित के छात्रों और अन्य सभी के छात्रों का जो औसत है वो पूछा गया है। ठीक है, सो अंकगणित की अगर हम बात कर सकते हैं, अंकगणित का एक पूछा उसने। तो अंकगणित का कितना? 38 है। कितना? 38% है। इसके बाद में सभी की अगर हम बात कर सकते हैं, तो सभी छात्रों की अगर हम चर्चा करें यहाँ पे तो कितना है? सभी छात्रों का हम सो मानते हैं। इसके बाद में उसने क्या बोला है? अन्य सभी कितने हैं टोटल? यहाँ पे अन्य सभी है साथियों, कितने? अन्य अन्य सभी कितने आएंगे? तो यदि हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है? 62। अन्य सभी कितने हो जाते हैं? 62, है ना? 62। अर्थात हम कह सकते हैं साथियों 31, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 19 दूनी 38 और 31 दूनी 62। अर्थात हम कह सकते हैं कि 31 और 19 अनुपात 31 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 19 अनुपात 31 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा साथियों कि हावर्ड गार्डन ने कौन सी बुद्धि को नवी बुद्धि के रूप में माना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? अस्तित्वगत बुद्धि, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? अस्तित्वगत बुद्धि, है ना? अस्तित्वगत बुद्धि इसका राइट आंसर होगा। तो यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ अस्तित्वगत बुद्धि क्या होती है, तो बुद्धि के तात्पर्य, यानी कि बुद्धि का तात्पर्य ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता से है। ठीक है, और यह समस्या को हल करने के अनुभव को सीखने एवं नई परिस्थितियों से निपटने के लिए ज्ञान को लागू करने की क्षमता होती है। ठीक है, और यहीं पे हावर्ड गार्डन का मानना है साथियों कि बुद्धि कई क्षमताओं के समूह में आती है। उन्होंने 8 प्रकार से अलग अलग परिभाषित किया है। भाषाई के आधार पर, संगीतिक के आधार पर, कार्तिक के आधार पर, गणित के आधार पर, और स्नातक के आधार पर, स्थानिक के आधार पर, शारीरिक के आधार पर, संवेदनात्मक के आधार पर, इत्यादि के आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, सो इन्हें आपको नोट करते हुए चलना है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है साथियों। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे बाल विकास के क्वेश्चनों के ऊपर में, ठीक है। तो बाल विकास के क्वेश्चन कैसे आने वाले साथियों को, बाल विकास क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन कि एक बालक केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा, एक बालक केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं और इसका अलग अलग ऑप्शन देख के आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन को अच्छा से पढ़ा होगा तो आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कि को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है ना। सीखने की प्रक्रिया क्या माना जाता है, अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। सो बाल केंद्रित की अगर हम बात कर सकते हो, बाल केंद्रित यानी कि बालक केंद्रित उपागम का अर्थ होता है कक्षा में पाठ्यक्रम की योजना बनाना और उनका संचालन करना, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व जो कि आपको याद रखना है वो मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूँ, ठीक है। क्या कि यह चारों ओर से विकास पर केंद्रित है ना। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या होता है साथियों, महत्व की यदि मैं बात करूँ तो यह चारों ओर विकसित केंद्र है, चारों ओर विकास पर केंद्रित है, ठीक है। चारों ओर विकास पर केंद्रित है और लचीला पाठ्यक्रम है, शिक्षण की विभिन्न विधियां हैं, विश्व कार्य है और उसके बाद में विभिन्न अधिगम समय है। और बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित बिंदु शामिल होते साथ ही उसमें बच्चा का सक्रिय भागीदारी होता है और वातावरण हर्षित प्रफुल्लित होना चाहिए। और यहाँ पे आपको याद रखना है कक्ष में गतिविधियाँ आधारित होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, प्रगतिशील शिक्षा करती है, प्रगतिशील शिक्षा करती है, क्या करती है, प्रगतिशील शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, विद्वता का सम्मान करना, है ना। ऑप्शनों को आपको देखते हुए चलना हो साथियों, क्योंकि यहाँ पे मैं जो है क्लास को थोड़ा सा कंटिन्यू और स्पीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्वता का सम्मान, ठीक है। क्या होगा, विद्वता का सम्मान। प्रगतिशील शिक्षा का क्या होता है, अर्थ होता है साथियों ये विद्वता का सम्मान करना, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, जॉन डीवी के द्वारा अमेरिका दार्शनिक ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत किया था। किसने किया था, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। सो आपको याद रखना है दर्शन शास्त्री, अमेरिकी दर्शन शास्त्री, है ना, अमेरिकी दर्शन शास्त्री ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को लागू किया था, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसी के बाद में अगला फैक्ट आपको याद रखना साथियों कि यह शिक्षा विषय वस्तु एवं अनुभव से जुड़े विद्यार्थियों यानी कि शिक्षार्थियों के कौशल को समझने एवं बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और प्रगतिशील शिक्षा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि आपको नोट करते हुए चलना है। समाज, पहला क्या है, पहला है आपको याद रखना है समाज और लोकतंत्र के लिए शिक्षा, उसके बाद में सहयोगात्मक एवं शाकाहारी शिक्षा, और उसके बाद में लचीला समय सारणी और बैठने की व्यवस्था, उसके बाद में अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, क्या है, एक शिक्षक अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्ध में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों, इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात कर सकते हो तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको नज़र आ रहा होगा, व्यक्तियों को गैर रूढ़िवाद भूमिकाओं से क्या होना चाहिए, भूमिकाओं में प्रस्तुत करना, ठीक है, प्रस्तुत करे, ठीक है। तो इस अर्थात हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ, ठीक है। इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर सकते हो हम लिंग पुरुष, और यहाँ पे क्या कहा गया है, लिंग पुरुष और महिलाओं के बीच में सामंजस्य रूप को निरूपित अंतर को दर्शाता है और यह पुरुषवादी और स्त्रीवादी व्यवहार भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है जो कि समाज कायम रखता है। और लिंग को बदलना आपको ना उन्मुख किया जा सकता है, ठीक है। यही आपको याद रखना है। यहीं पे लैंगिक रूढ़िवाद को कम करने कम किया जा सकता है, किससे, लड़कियों और लड़कों के साथ में समान व्यवहार करके हम कम कर सकते हैं, पहला पॉइंट।
है ना, समान करके कर सकते हैं लड़कियों और लड़कों को। उसके बाद में नेक्स्ट अगला हम कह सकते हैं कोई, यानी कि बिना कोई फ़र्क किए सभी छात्रों को समान और समान अवसर अगर देते हैं तो हम कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला कक्षा में लचीलापन को बढ़ावा देने से हम कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना चाहती हूँ, प्रत्येक छात्र के बिना भेद किए सभी गतिविधियों को व्यस्त रखा जा सकता है। ठीक है, इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के साथियों जो कि आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा है, क्या है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। क्वेश्चन के साथियों, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा उद्योग बनामहीन अवस्था। क्या होगा, उद्योग बनामहीन अवस्था, उद्योग क्या है, उद्योग बनामहीन अवस्था इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको नोट करते हुए चलना है। उद्योग बनामहीन अवस्था की अगर बात कर सकती हूँ, इसमें 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। यह स्तर बच्चों को माता पिता और शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहित एवं प्रशासन की जाती है और वह अपने कौशल क्षमता को विश्वास की भावना विकसित करता है। ठीक है, ये भी आपको नोट करते हुए चलना है साथियों। ठीक, इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनोसामाजिक क्वेश्चन क्या साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्या है मनोसामाजिक से, अच्छा यही क्वेश्चन है साथियों। इसी के बाद हम क्वेश्चन को बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पे संकल्पनात्मक यानी कि संकल्पनात्मक परामर्श से प्रतिपादक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, थॉर्न। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, थॉर्न इसके संपादक है। ठीक है, थॉर्न इसके संपादक है और परामर्श व्यक्ति के स्वयं को अपने यानी कि उनकी वर्तमान और संभावित भविष्यवाणी की स्थिति को जानने के लिए सक्षम करने की एक प्रक्रिया है साथियों। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जिसे FC थॉर्न के द्वारा किया गया था। इस संकल्पना का परामर्श यानी कि संकल्पना के बारे में परामर्श दिया गया था। ठीक है, इसी के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा जो कि है क्या है, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी अगर मत कर सकती, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का जो समावेश है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा, क्वेश्चन में आंसर नजर आ रहा होगा, अधिगम के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन में अपेक्षा रखता है ना। अर्थात हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हो समावेशी शिक्षा की रणनीति अलग अलग होती है, जैसे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सक्रिय रूप से नामांकित करें, उसके बाद में सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी सहायता और सेवा प्रदान करने की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियों को समझ सके और समझकर उसे पूरा कर सके। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इनको नोट करते हुए चलना होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है साथियों, क्या है, मस्लो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक आवश्यकता है, क्या है, मस्लो के अनुसार कौन सी शारीरिक आवश्यकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको नजर आ रहा था भोजन, निद्रा, जल, अर्थात हम कह सकते हैं साथियों ये तीनों जो है मस्लो के अनुसार यानी मस्लो के अनुसार शारीरिक के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये आपको नोट करते हुए चलना है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अधिगम की कठिनाई है जो कि मुख्य रूप से सटीक और धारा प्रवाह शब्द पढ़ने और वर्तनी में शामिल कौशल को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिसलेक्सिया। क्या है, डिसलेक्सिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डिसलेक्सिया है, ये आपको नोट करते हुए चलना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की अगर मत कर सकती हूँ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, साइंस के क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। ये जो आज हमने यहाँ पे कवर किया साथियों 30 नंबर के क्वेश्चनों को
देगा, है ना। ये क्वेश्चन क्या साथियों, व्यक्तित्व और बुद्धि बुद्धि में अनुवांशिकता यहाँ पे पूछा है ना। व्यक्तित्व और बुद्धि में अनुवांशिकता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, नाम मात्र की भूमिका, नाम मात्र की भूमिका इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, नाम मात्र की भूमिका, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यहीं पर अगर बात कर सकते हो, आपको ध्यान देने योग्य क्या बात है कि लक्षण यानी कि क्या लक्ष्य होता है साथियों, लक्षण क्या होता है कि माता पिता से बच्चे, माता पिता से उनके बच्चों में जाती है, ये लक्षण माता पिता से बच्चों में जाती है। और यह महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता एवं निर्धारक है, जो कि निर्धारित करता है कि कितना विकास हो सकता है। हालांकि अनुवांशिकता व्यक्तित्व और बुद्धि के नाम पर मात्र भूमिका यानी कि मात्र भूमिका निभाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये थे साथियों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हमने यहाँ पे जो है 30 क्वेश्चनों को कवर किया। और 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साथियों, सामान्य हिंदी के, है ना, हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सामान्य अंग्रेजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद में सामान्य ज्ञान के, है ना, सामान्य ज्ञान और शिक्षा शास्त्र, है ना, शिक्षा शास्त्र, इनके क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छा से देखा साथियों, जो कि कितने 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने 30 नंबर के, है ना, 30 नंबर के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आ रहे हैं। तो इनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट अगली क्लास में हम देखेंगे साथियों साइंस के 120 क्वेश्चन, कितने 120 क्वेश्चन। आपको पता है कि साइंस के 120 क्वेश्चन, अर्थात आपका जो मेन सब्जेक्ट है उससे कितने 120 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो आज हमने पार्ट पढ़ा साथियों, 30 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, वो चाहे मैथ्स हो, गणित हो, या फिर हिस्ट्री हो, हिंदी हो, सभी के लिए समान है साथियों 30 क्वेश्चन, ठीक है। सो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। बस आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहे, तैयारी करते रहे। अब मैं यही आशा करता हूँ, और अब एक न एक दिन बहुत ही जल्द सफल होंगे, मैं इन्हीं आशाओं के साथ में आज के क्लास को यही विराम देता हूँ साथियों, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक जय हिंद।